हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का न्यूज पॉइंट में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने बुलाई मंत्रिपरिषद की बैठक। ओमिक्रॉन और 5 राज्यों के चुनाव पर होगी चर्चा। गांधीनगर को 49 करोड़ रुपए की सौगात देंगे गृह मंत्री। विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। प्रियंका गांधी का फिरोजाबाद दौरा, महिलाओं से करेंगी संवाद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे बलिया। विधानसभा क्षेत्र नरही में 2 मिनी स्टेडियम की सौगात। रुक करते हैं खबरों का। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे। आपको बता दें कि बैठक शाम 4 बजे शुरू होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि मीटिंग में सभी मंत्री भी शामिल होंगे। वहीं इस दौरान उत्तर प्रदेश और पंजाब के अलावा दूसरे राज्यों में अगले साल होने वाले चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र के सांगली जिले के मीरज मेडिकल कॉलेज में 31 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इस घटना ने न सिर्फ जिले बल्कि राज्य भर में खलबली मचा दी है। महाराष्ट्र के स्कूल कॉलेजों में लगातार कोरोना संक्रमण के केस बढ़ते जा रहे हैं। कॉलेज प्रशासन इन छात्राओं के अलग अलग तरह के टेस्ट करा रहे हैं। छात्राओं में सौम्य लक्षण दिखाई देने के बावजूद ओमिक्रॉन के खतरों की वजह से अतिरिक्त सावधानी भी बरती जा रही है। बता दें कि एक साथ इतनी छात्राओं में कोरोना का संक्रमण होने की वजह से मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों चुनावी प्रदेशों के मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश में लगातार रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी बीच अमित शाह बुधवार को गुजरात के अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में 49.36 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये कार्यक्रम दोपहर 1:20 पर होगा। जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 49.36 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं शाह ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संकट मोचन मंदिर में पूजा अर्चना की। बता दें कि शाह अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के प्रचार अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में रैलियों को संबोधित लगातार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी आज फिरोजाबाद के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान प्रियंका महिलाओं के साथ संवाद करेगी। साथ ही स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण अंचल की कॉलेजों से छात्राओं को ले जाने का टारगेट रखा है। बता दें कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की ओर से महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके लिए पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी कुछ जिलों में जाकर महिलाओं से मुलाकात करेंगी। उसके साथ ही सुहाग नगरी में महिला संवाद कार्यक्रम में शिरकत भी करेगी। अलीगढ़ राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे ने डिप्टी सीएम मौर्य के अब की बार मथुरा की बारी वाले बयान पर कहा कि बीजेपी ने तो मथुरा को लेकर नहीं कहा है, ना किसने कहा है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि डिप्टी सीएम ने दिया होगा मथुरा को लेकर बयान, क्योंकि डिप्टी सीएम उसी लाइन के आदमी है। बात है कि पिंड यदि ब्रह्मांड में भी कोई रचना होगी तुरी होगी तो कहते अखिलेश यादव के हम करके आए थे। क्या सर? कोई भी ब्रह्मांड में यदि रचना हो। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बिना किसी पूर्व सूचना के अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या पहुंचकर वो सबसे पहले माझा बरहटा गांव गए, तो वहीं उन्होंने गांव में चौपाल भी लगाई। अयोध्या के अफसरों की ओर से खरीदी गई जमीन मामले पर पीड़ित पक्ष से मुलाकात भी की। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि जमीन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने स्कूल अस्पताल बनाने के नाम पर झूठ बोलकर ले ली और फिर बीजेपी के नेता अधिकारी और ट्रस्ट के लोग इनकी जमीन बेचकर अरबों रुपए लूट रहे हैं और ये बेचारे आज भी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर है। पहली बात तो ये कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में माझा बरहटा में आज मैं ये देखने के लिए आया था कि किन किन लोगों की जमीनें हड़प कर करोड़ों रुपए में बेची गई है। ये है वो गरीब लोग। इनका चेहरा देखिए, इनका चेहरा देखिए, ये महादेव, इनको देखिए। इन लोगों की जमीन औने पौने दामों में 10,000 5,000 रुपए में खरीद कर और 10 रुपए के स्टाम्प पे ट्रस्ट वाले पहले दान लेते हैं। और महादेव ने शिकायत किया कि भाई ट्रस्ट वो जमीन बेच रहा है, जबकि ट्रस्ट को जमीन बेचने का अधिकार नहीं है। अधिकारियों की मिलीभगत से बीजेपी के नेता
ट्रस्ट के लोग, तमाम अधिकारी, एसडीएम, डीएम, कमिश्नर, एडीएम, सीआरओ, 2-2 विधायक, इनके मेयर, सब अगर जमीनें खरीद रहे हैं तो ये गलत नहीं है। पंजाब में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की मुश्किलों की अगर बात करें तो कांग्रेस के 3 मौजूदा विधायक राणा गुरमीत सोनी, फतेह जंग बाजवा और बलविंदर सिंह लाडी कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन विधायकों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस में शामिल होने की जगह बीजेपी को क्यों चुना। गुरु हर साहे के मौजूदा कांग्रेस विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोनी 21 दिसंबर को बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि वो कैप्टन अमरिंदर के वफादार रहे हैं और उनके कैबिनेट में खेल मंत्री थे। कैप्टन के इस्तीफा देने के बाद उन्हें कैबिनेट से हटा दिया गया था। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि सोनी ने कैप्टन गुट में होने के बाद भी पीएलसी में शामिल होने पर विचार नहीं किया। श्री हरगोविंदपुर के मौजूदा विधायक बलविंदर सिंह और कादियान से कांग्रेस के मौजूदा विधायक फतेह जंग बाजवा सहित कांग्रेस के 2 मौजूदा विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कोरोना संकट के बीच गुजरते साल 2021 के अंतिम दिनों में कई जगहों पर जोर की ठंड पड़ रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में मौसम और ज्यादा खराब होता जा रहा है, क्योंकि इन राज्यों में कई जगह बारिश हो रही है। बारिश की वजह से ठिठुरन और गलन भी बढ़ गई है। इससे पहले मौसम विभाग ने दिन में बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश का पूर्व अनुमान भी जताया था, जबकि दिल्ली में अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। कानपुर के धनकुंवर नाम से इन दिनों सुर्खियों बटोर रहे इत्र व्यापारी पीयूष जैन के कन्नौज स्थित पैतृक घर पर छापा पूरा हो चुका है। डीजीजीआई की टीम पीयूष जैन के पैतृक घर से वापस चली गई। इसके बाद पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष ने घर में ताला लगाया और फिर उसे डीजीजीआई टीम अपने साथ ले गई। इस दौरान उनके हाथों में 8 गत्तों और झोलों में इकट्ठा किए गए कंपाउंड के सैंपल थे। बताया कि कन्नौज में सदर कोतवाली क्षेत्र के छिपट्टी मोहल्ला में ही पीयूष जैन का घर है, जहां पिछले 5 दिनों से सर्च ऑपरेशन चल रहा था। जब नोटों की गिनती पूरी हुई और इसे एसबीआई ब्रांच भेजने के लिए गाड़ी मंगवाई गई तो इन 5 बक्सों को लोड करते वक्त लोगों का हुजूम दिखा। इतना ही नहीं, जो लोग बक्से को गाड़ी पर चढ़ा रहे थे उन्हें भी काफी कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बलिया पहुंचे, जिनका जोरदार वहां पर स्वागत किया गया। इसकी अगुवाई उपेंद्र तिवारी उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री ने की। बता दें कि फेफना विधानसभा के तहत नरही में फुटबॉल प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन मंत्री उपेंद्र तिवारी की तरफ से रखा गया है। जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। अनुराग ठाकुर ने दीप जलाकर कार्यक्रम को शुरुआत उसकी की और साथ ही उन्होंने बलिया के फेफना विधानसभा क्षेत्र नरही में 2 मिनी स्टेडियम की सौगात दी है और खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनके मनोबल को भी बढ़ाया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर तंज कसा और कहा कि सपा के समय दंगे होते थे और बीजेपी के समय दंगल होते हैं। सपा के समय गोली चलती थी और बीजेपी के समय फुटबॉल की गोली तरह चलती है। आंदोलन करने पर आगे से गोली खानी पड़ी, हमारा भाई शहीद हो गया। अरे यही अंतर है सपा और भाजपा में। सपा के समय दंगे होते थे, भाजपा के समय दंगल होते हैं, कुश्ती होती है मेरे भाइयों का। सपा के समय गोली चलती थी, यहां फुटबॉल गोली की रफ्तार से चलता है मेरे भाइयों। सपा के समय खिलाड़ियों को दबाने का, कुचलने का प्रयास होता था। भाजपा के समय योगी जी टोक्यो ओलंपिक्स के, पैरालंपिक्स के खिलाड़ियों को, जिन्होंने टोक्यो में जाकर मेडल जीते, उपेंद्र तिवारी जी और योगी जी ने 31 करोड़ तो एक ही दिन में पैरालंपिक्स के खिलाड़ियों को पैसा दिया और केवल उत्तर प्रदेश के नहीं देश भर के खिलाड़ियों को बुलाकर उत्तर प्रदेश ने सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव नहीं होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कानूनी सलाह लेने के बाद चुनाव को निरस्त करने का फैसला लिया है। वहीं सचिव राज्य निर्वाचन आयोग BS जामोद ने कहा
कि कानूनी राय के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया है। वही आयोग ने कहा कि जिन कैंडिडेट के नामांकन के साथ जमानत राशि उन्होंने जमा की है, उन्हें ये राशि वापस कर दी जाएगी। आपको बता दें कि इस फैसले के लिए आयोजित बैठक में जामोद के अलावा राज्य निर्वाचन आयोग बंसत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बॉलीवुड सिंगर बादशाह के साथ बचपन का प्यार गाने से सुर्खियों में आया सहदेव 1.5 सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। सहदेव के सिर में गंभीर चोटें आ गई। उनका इलाज डिमरापाल के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि सहदेव की स्थिति फिलहाल ठीक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शाम शौरी नगर में सड़क हादसे में घायल सुकमा के गायक सहदेव को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश सुकमा कलेक्टर को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सहदेव के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। हादसे पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने भी दुख जताया और फोन पर स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ली। वो अभी होश में है और परिवार वालों से बात भी कर रहे हैं। सुकमा जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जगदलपुर के एक मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। सहदेव का हाल जानने के लिए सुकमा के कलेक्टर विनीत और एसपी सुनील शर्मा भी जिला अस्पताल पहुंच गए। लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज में एग्जामिनेशन में शामिल होने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया गया है। 5 जनवरी से शुरू होने वाले यूजी ऑड सेमेस्टर एग्जाम में शामिल होने के लिए सभी स्टूडेंट्स को प्रवेश पत्र के साथ कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट साथ लेकर आना अब होगा। बता दें कि स्टूडेंट्स की सुरक्षा को देखते हुए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं नेशनल पीजी कॉलेज से पहले अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी वैक्सीनेशन के प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया जा चुका है। पूरी दुनिया की तरह भारत में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कर्नाटक में मिले पहले ओमिक्रॉन केस के बाद अब ये नया वेरिएंट 21 राज्यों तक पहुंच चुका है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को भांपते हुए सरकार ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी येलो अलर्ट लागू कर दिया है। वहीं अब मेट्रो ट्रेन के सफर में भी बदलाव किया गया है। भारत में ओमिक्रॉन के 650 से भी ज्यादा केस मिल चुके हैं। वहीं राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर 165 केस दर्ज किए जा चुके हैं। केजरीवाल सरकार के अलर्ट के बाद अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भी अपनी सीटिंग कैपेसिटी में बदलाव किया है। डीएमआरसी के मुताबिक कोरोना के दिशा निर्देशों के मद्देनजर मेट्रो के अंदर केवल 50% लोगों के बैठने की क्षमता है और वहीं किसी भी यात्री को खड़े होने की अनुमति नहीं होगी। गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मेट्रो की संख्या को सीमित करके मेट्रो स्टेशनों में प्रवेश को नियंत्रित किया जाएगा। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे पर कड़ी नजर रखी जा रही है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने सावधानियां बरतनी शुरू कर दी है और कई जगह नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। कड़ी पाबंदियां लगाई गई है और इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन उसको लेकर बैठक की। साथ ही साथ कमजोर वर्गों के लिए एहतियाती तीसरी खुराक की समीक्षा भी की गई। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 665 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा फैलता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामले 167 है, जबकि दिल्ली में अभी तक 165 है। इसके अलावा केरल में 57, तेलंगाना में 55 और गुजरात में 49 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पैदा हुए खतरे की समीक्षा करने और राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना महामारी की स्थिति पर चर्चा करने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में बुधवार शाम 4 बजे अपनी अहम बैठक करेगा। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मुख्य सचिव विजय देव, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं गृह विभागों के सचिव और विशेषज्ञ शामिल होंगे। देश भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोविड-19 के मामलों में इजाफे के बाद उत्तर प्रदेश को कोविड प्रभावित राज्य घोषित किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने 27 दिसंबर को एक आदेश में कहा कि स्थिति का आकलन करने के बाद ये फैसला लिया गया है। प्रसाद ने आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश जन स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 2020 की धारा 3 के तहत पूरे राज्य को कोविड प्रभावित घोषित किया गया है। ये घोषणा 31 मार्च 2022 तक या अगले आदेश दिए जाने तक जो भी पहले हो
तक प्रभावी रहेगी। बता दें कि 1 से 2 दिन में सरकार कोरोना की नई गाइडलाइंस भी जारी कर सकती है। 25 दिसंबर को शासन ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया था। दरअसल कोरोना के केस प्रदेश के जिलों में लगातार एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मंगलवार को यूपी में कोरोना के 80 नए केस मिले थे। ये बीते 24 घंटे में दोगुना आंकड़ा है, जहां सोमवार को 40 संक्रमित मिले थे। ऐसे में मंगलवार को सबसे ज्यादा मामले गौतम बुद्ध नगर में रिपोर्ट किए गए। यहाँ 28 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं गाजियाबाद में 12, लखनऊ में 11, आगरा में 5, मेरठ और मथुरा में 3-3 मामले सामने आए। इस दौरान 11 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। उधर मुरादाबाद में 8 कोविड पॉजिटिव मिले हैं। यहाँ 2 केस पहले से थे। फिलहाल अब यहाँ एक्टिव केसों की संख्या 10 हो चुकी है। बिहार में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने लगी है। बिहार में तकरीबन 4 महीने के बाद सबसे ज्यादा कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 47 कोरोना संक्रमित मरीजों का पता चला है। बता दें कि राजधानी पटना में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। पटना एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। इसी बीच कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खौफ भी बढ़ता जा रहा है। प्रदेश सरकार ने हालातों को देखते हुए राज्य के सभी पार्कों को 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक के लिए बंद करने की घोषणा कर दी है, ताकि भीड़ को जमा होने से रोका जा सके। देश में दिल्ली, मुंबई समेत कई राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी आ रही है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 1377 नए मामले सामने आए, जबकि एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। वहीं दिल्ली में 496 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली में ओमिक्रॉन ने अब रफ्तार पकड़ ली है। मंगलवार को दिल्ली में एक ही दिन में सबसे ज्यादा 63 ओमिक्रॉन के मरीज मिले, जो किसी भी राज्य में एक दिन में मिले ओमिक्रॉन मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद दिल्ली में ओमिक्रॉन केस की संख्या 165 के पार पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले हफ्ते में केस करीब दोगुने हो चुके हैं। आपको बता दें कि इनमें 75% से ज्यादा केस सिर्फ इंदौर और भोपाल में हैं। ये आंकड़े कोरोना को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पेश किए। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 दिनों में प्रदेश में रोजाना 34 से ज्यादा केस मिल रहे हैं। वहीं इससे पहले के हफ्ते में हर दिन 20 केस मिल रहे थे। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालांकि आईएमडी का अनुमान है कि आज बारिश नहीं होगी या कोहरा छाया रहेगा। पर्वतीय क्षेत्र में हो रही बारिश और बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड अब ज्यादा बढ़ने लगी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में शीतलहर की आशंका फिर से जताई गई है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में बुधवार को मौसम विभाग ने पारे में गिरावट की उम्मीद जताई। इसके अलावा लेह, जम्मू, श्रीनगर आदि शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। अलीगढ़ में सोमवार की देर रात कोतवाली सिविल लाइन इलाके में सीमेंट उद्योगपति संदीप गुप्ता गोलियों से भूनकर कातिलों ने उनकी हत्या कर दी थी। हत्या को पहले और हत्या के बाद का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में 2 कातिल व्यापारी की गोलियों से भूनकर हत्या करने के बाद गाड़ी में बैठकर फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापारी की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर सीसीटीवी वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। नीले रंग की कार सवार हत्यारों ने व्यापारी की हत्या को उस वक्त अंजाम दिया था जब व्यापारी अपने गाड़ी चालक को अपने लिए पान की दुकान से कुछ सामान लेने के लिए भेज रहा था। चलिए फिलहाल के लिए न्यूज पॉइंट में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।